तो कहानी शुरू होती है आर्टुरो नाम के एक नए नए बने हुए कमिश्नर से, जो कि अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन वाली स्पीच को दे रहा होता है। यहाँ पर हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम होता है मरीना। मरीना और आर्टुरो के पिता एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव होते हैं और वो बचपन से ही दोनों को डिटेक्टिव की स्किल्स को सिखा रहे होते हैं। और अब मरीना एक काफी अच्छी डिटेक्टिव बन गई है, लेकिन ये वो वक्त होता है जहाँ पे औरतों को बहुत ज्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं, और खासकर पुलिस में। पर मरीना को डिटेक्टिव बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो यहाँ पर अपने भाई की पार्टी को छोड़ करके कार से जाती है बंदरगाह पे एक आदमी से मिलने के लिए, जो कि उसके लिए स्पेन से बाहर से कुछ ऐसी बुक्स लेकर के आया होता है जो कि साइंस और डिटेक्टिव के ऊपर होती है, लेकिन ऐसी बुक्स स्पेन में अलाउड नहीं होती है। तो जब वो यहाँ पर ब्लैक में बुक्स खरीद रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है किसी लड़की के चिल्लाने की, और वो तुरंत ही उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो ये देखती है कि एक लड़की को मार दिया गया है और किलर वहां से भाग रहा है। वो किलर का पीछा करती है तो किलर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो बच जाती है और किलर वहां से भाग जाता है। किलर के जाने के बाद वो पुलिस को कॉल करती है, और अब यहाँ पर उसका भाई भी आ चुका होता है। उसके भाई के अंडर दो ऑफिसर काम करते हैं, एक का नाम होता है कस्तानो और दूसरे का नाम होता है पैब्लो। सीरीज में इन दोनों का काफी बड़ा रोल है। यहाँ पर आर्टुरो मरीना को डांटता है और घर जाने के लिए बोल देता है। मरीना उसे ये बताती है कि उसने किलर के ऊपर अटैक किया था अपनी पिन से, और उसके पिन में कपड़े का टुकड़ा फंस गया है। तो यहाँ पर आर्टुरो ये बोलता है कि कपड़े के टुकड़े से वो लोग किलर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मरीना का सोचना अलग होता है। तो मरीना यहाँ पर गुस्से में अपने घर वापस जाती है, जहाँ पर उसे अपनी माँ से भी डांट पड़ती है। अब इसके बाद वो अपने पिता के पुराने ऑफिस में जाती है और सारी चीजों को साफ कर देती है। वो अपने लिए एक नया ऑफिस सेट करती है। यहाँ पर उसके घर में एक बटलर भी होता है जिसका नाम होता है हेक्टर। हेक्टर यहाँ पर हर वक्त मरीना के साथ में रहता है, और पहले वो मरीना के पिता के साथ में रहा करता था। तो हेक्टर के पास भी यहाँ पर ठीक ठाक डिटेक्टिव स्किल्स होती हैं, और वो यहाँ पर मरीना के साथ में रहने लगता है। अब हेक्टर यहाँ पर मरीना को कपड़ा देख करके ये बताता है कि कपड़ा काफी ज्यादा महंगा है और 3 धागों से बना हुआ है। इस टाइप की सिलाई बहुत ही कम शॉप वाले करते हैं। तो मरीना यहाँ पर हेक्टर के साथ एक शॉप में जाती है जहाँ पर वैसे ही बहुत बड़े बड़े ओवरकोट बन रहे होते हैं, लेकिन उस शॉप के ओनर उसे ये बताती है कि ऐसे कोट इस साल बहुत ज्यादा बिके हैं, तो यहाँ से उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद वो जाती है लाश घर में, क्योंकि हेक्टर ने यहाँ पर सुन लिया होता है पुलिस को आपस में बात करते हुए कि लाश के ऊपर कोई निशान बना है। वो यहाँ पर लाश घर में चुपके से घुस जाती है जब हेक्टर यहाँ पर ऑफिसर्स को अपनी बातों में बिजी रखता है, और जा करके बॉडी के ऊपर निशान देख लेती है। ये एक लिली के फूल का निशान होता है। पर तभी वहां पर दूसरे कॉप्स आ जाते हैं और वो पकड़ी जाती है। उसे पकड़ के लेके जाते हैं पैब्लो के पास में, और क्योंकि वो कमिश्नर की बहन है तो जाहिर है कोई उसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पर पैब्लो भी उसके सामने सख्ती नहीं दिखाता है, और वो यहाँ पर मरीना को केसेस के बारे में काफी कुछ बता भी देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि मरीना के पिता काफी अच्छे डिटेक्टिव थे और वो खुद भी उनका स्टूडेंट था, और मरीना इस केस में हेल्प कर सकती है। मरीना यहाँ पर सारे केसेस की फाइल्स देखती है, क्योंकि उसने लाश घर में देख लिया होता है कि सिर्फ एक बॉडी पे नहीं, कई सारी बॉडी पे सेम लिली का निशान होता है। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई ऐसा किलर है जो कि हर लड़की को मारने के बाद उसकी बॉडी पर लिली का निशान छोड़ देता है, और ये सारी औरतें प्रोस्टिट्यूट होती हैं। अब मरीना यहाँ पर सारी डिटेल्स की फोटोज ले लेती है और घर ला करके अपने ऑफिस के बोर्ड पे चिपका देती है। यहाँ पर वो ये बोलती है कि 3 मौतें 3 जगह पे और तीनों ही प्रोस्टिट्यूट। तो अब वो जाती है क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पर काफी पहले ही सारे पुलिस सारे सबूत हटा चुकी होती है। पर वो यहाँ पर इंफ्रारेड रेज बनाती है, मतलब कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाती है जिससे कि इंफ्रारेड रेज निकल सकती है। वो यहाँ पर ब्लड के काफी सारे स्टेन्स को ढूंढ लेती है, और यहीं पर उसे एक सबूत भी मिलता है। उसे एक छोटा सा कीड़े का सैंपल मिलता है। वो इस सैंपल को रख लेती है, लेकिन वापस आते हुए उसे पैब्लो दिखता है। पैब्लो को पता चल गया था कि मरीना कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी, तो वो उसका पीछा कर रहा था। अब पैब्लो उसे ये बोलता है कि उसके ऑफिस में माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में सारी चीज आसानी से देख सकते हैं, और मरीना के पास में माइक्रोस्कोप नहीं होता है। तो यहाँ पे चली जाती है पुलिस स्टेशन में माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, और यहाँ पर वो कीड़े पे ये देखती है कि उसको छूने पे हाथों में कुछ कलर लग रहा है। तो ये वो कीड़े हैं जिनके इस्तेमाल करके कपड़ों को रंगा जाता है, और उनके शहर में ऐसी फैक्ट्रीज बहुत कम होती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसी किसी फैक्ट्री में किलर हो सकता है, लेकिन मरीना यहाँ पर पैब्लो को कुछ भी नहीं बताती है, और हेक्टर के साथ में ऐसी एक फैक्ट्री में चली जाती है। लकीली किलर उस वक्त वहीं पर होता है, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन जाते हुए वो मरीना का चेहरा देख लेता है। आगे मरीना जब अपने घर पे होती है तब उसके लिए कोई गिफ्ट बेचता है। ये गिफ्ट नहीं होता, असल में इसमें किलर की दी हुई वार्निंग होती है।
और साथ में एक लिली का फूल रखा होता है क्योंकि वही लिली सबकी बॉडी पे बना रहा होता है। ये देख करके मरीना को डर लगता है और अब जब वो अपनी माँ के साथ में चर्च जाती है तो वो अपने साथ में एक गन को भी रख लेती है। यहाँ पर चर्च में उसे एक आदमी के ऊपर शक होता है तो वो उसका पीछा करने लगती है और यहाँ पर उसे पकड़ने के चक्कर में 2-4 हवाई फायरिंग भी कर देती है। वो आदमी तो किलर नहीं निकलता है, लेकिन ये बात आर्टुरो को पता चल जाती है। वो यहाँ पर उसके ऊपर नाराज होता है और अब वो यहाँ पर अपने एक बहुत पुराने अंकल और उसके पापा के साथ में काम करने वाले एक डिटेक्टिव दोस्त रेमरीज को बुला लेता है। रेमरीज और पैब्लो का काम यहाँ पर मरीना की सिक्योरिटी होती है ताकि वो मरीना को घर में कैद करके रख सके। मरीना यहाँ पर घर पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और उस फूल की अच्छे से जांच करती है। फूल की जगह पे एक एसिड मिली हुई लिपस्टिक लगी होती है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है, मतलब ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक होती है और ऐसी एक लिपस्टिक मरीना के पास में भी होती है और इस लिपस्टिक का कलर रेड होता है। और इस वक्त जो मौसम होता है वो पतझड़ का होता है और पतझड़ के मौसम में किसी ने लिली का फूल दिया है। इस बात से उन्हें क्लियर हो जाता है कि वो इजीली फूल वालों की शॉप पे जा करके लिली का फूल कौन खरीद रहा है इस आदमी को ढूंढ सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर छिप करके जाते हैं, मतलब कि पुलिस से बच के घर छोड़ करके भाग जाते हैं और यहाँ से सीधे जाते हैं फूलों वाली शॉप पे। वहां पर फूलों वाली जो लेडी होती है वो ये बताती है कि लिली के सारे फूल एक ही आदमी खरीद के लेकर के जाता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ बताएगी नहीं। जब वो लोग पैसे देते हैं तो वो मान जाती है। अब मरीना और हेक्टर सीधे पहुंचते हैं उसी आदमी के पास में जिसके पास बहुत सारे लिली के फूल होते हैं। वो आदमी कहीं जा रहा होता है तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। वो दोनों यहाँ पर पीछा करते करते एक पब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की गाना गा रही होती है जिसका नाम होता है लॉरेटा। लॉरेटा के लिप्स पे वही वाली लिपस्टिक लगी होती है जो लिपस्टिक का सैंपल वो अपने फूल से लेकर के आए होते हैं। और यहाँ पर वो जो आदमी होता है जिसके पास में वो बुके होता है लिली वाला, वो जा करके लॉरेटा को सारे फूल दे देता है, मतलब कि वो लॉरेटा का फैन होता है और उसी के लिए हमेशा लिली के फूल लेकर के जाता है। अब मरीना यहाँ पर चुपके से हेक्टर को भेजती है लॉरेटा के मेकअप रूम में, जहाँ पर हेक्टर को वही वाला जैकेट मिल जाता है जो कि उसी आदमी का होता है जिसके ऊपर चोट का निशान भी होता है। अब यहाँ पर तभी वो किलर आ जाता है और वो हेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। बाद में वो मरीना के बगल से निकल जाता है और मरीना उसे पहचान नहीं पाती। अब जब यहाँ पर मरीना लॉरेटा के मेकअप रूम में जाती है तो वो हेक्टर को देखती है और फिर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है क्योंकि अब तक पुलिस को भी पता चल गया था कि मरीना अपने घर से भाग चुकी है। अब मरीना और हेक्टर दोनों को पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं जहाँ पर हेक्टर को तो पहले जबरदस्त डांट पड़ती है और बाद में वो बाहर खड़ा हो जाता है। बाहर वो दूसरे कॉप्स को ये बात करते हुए सुन लेता है कि उन्हें किसी सस्पेक्ट के बारे में पता चला है जिसका नाम है गैब्रियल और जो कि पहले किसी ऑर्फनेज में था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ अंदर आर्टुरो को गुस्सा आता है और वो गुस्से में मरीना को अपनी चेयर से लॉक करके चला जाता है। मरीना यहाँ पर पैब्लो को अपने पास में बुलाती है, उसे अपनी बातों के जाल में फंसाती है और उसी को लॉक करके निकल जाती है। और इसके बाद वो सीधे हेक्टर के पास में जाती है। हेक्टर उसे ऑर्फनेज के बारे में बताते हैं और वो लोग तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जा करके वो अपने आप को कॉप बताते हैं और अंदर जा करके पूछताछ कर रहे होते हैं। फोटो के फ्रेम में वो देख लेते हैं कि एक बच्चा है जिसके चेहरे के ऊपर निशान है। वो इस निशान को पहचान जाते हैं क्योंकि अभी तक हेक्टर ने किलर को देख लिया था। अब वहां पर जो काम करने वाली नन होती हैं वो उन्हें ये बताती हैं कि उस लड़के का नाम गैब्रियल नहीं है, उस लड़के का नाम है कैंडिडो। वो लोग समझ जाते हैं कि कैंडिडो गैब्रियल का नाम यूज कर रहा है सारी किलिंग करने के लिए। नन उसे ये भी बताती है कि कैंडिडो की एक बहन भी थी जिसका नाम था लॉरेटा। लॉरेटा एक पब में काम करती है और कैंडिडो वहीं का दर्जी है जो वहीं पे काम करने वाले सारे वर्कर के लिए सारी ड्रेसेस को तैयार करता है। अब यहाँ पर मरीना तुरंत ही 2 और 2 4 कर लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि कैंडिडो पब में काम करने वाला एक दर्जी है। दर्जी को कपड़े चाहिए, कपड़े उसी फैक्ट्री से आते हैं जहाँ पर उस कीड़े के रंग का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से उसके जूते पे वो कीड़ा लगा हुआ था जो कि क्राइम सीन पे छूट गया। इसके अलावा उसने लिली का फूल इसलिए भेजा क्योंकि वही सारे लिली के फूल उसकी बहन को भेजे जा रहे थे और उसने रैंडमली उसी में से एक फूल को उठा लिया होगा। अब वो लोग यहाँ से सीधे लॉरेटा के घर का पता करते हैं और वहीं पर ही पहुंच जाते हैं। वहां पर उसका भाई भी मौजूद होता है जो कि भागने लगता है। मरीना यहाँ पर छतों पे भागते हुए उसका बहुत दूर तक पीछा करती है लेकिन फाइनली उसे पकड़ नहीं पाती है और वो यहाँ से बच के निकल जाता है। उसी वक्त वहां पर मौके पे कॉप्स भी आ जाते हैं लेकिन पुलिस भी किसी को नहीं पकड़ पाती है और किलर आराम से निकल जाता है। अब तो यहाँ पर ऑर्टो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर मरीना का घर ही शिफ्ट कर देता है। वो लोग एक दूसरे घर में चले जाते हैं।
ऑटो और मरीना के जो पिताजी होते हैं वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं, इसलिए ऐसे बड़े बड़े घरों में शिफ्ट करना उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है। यहाँ पर मरीना अब एक ऐसा रेडियो यूज करती है जिसके सिग्नल से वो लोग पुलिस की बातें सुन सकते हैं। हेक्टर ने उसके लिए काफी सारी बातें सुन करके नोट्स को रेडी किया था और इसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने अलग अलग जगह पे कैंडिडो को देखा है। उसी में से एक औरत ये बोलती है कि उसने 2 हफ्ते पहले अपनी बिल्डिंग के सामने कैंडिडो को देखा था, जहां पर उसके हाथ चमक रहे थे। मरीना को यहाँ पर उस औरत की बात पे विश्वास हो जाता है क्योंकि कैंडिडो एक दर्जी है। कैंडिडो जिन कपड़ों को सिलता है उसमें काफी सारे सितारे लगे होते हैं जो कि आसानी से हाथ से छूट नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है कि उसने सच में कैंडिडो को देखा हो और उसके हाथ भी चमक रहे हो। अब वो तो बाहर जा नहीं सकती, तो हेक्टर यहाँ पर उसकी जगह पे बाहर जाता है और बिल्डिंग में जाकर के उसी लेडी से बात करता है। लेडी उसे ये बोलती है कि ऊपर एक लेडी है जिससे उसे किराया लेना है, और उसी औरत की बात कैंडिडो भी कर रहा था। वो यहाँ पर उस लेडी से एक दूसरी औरत अमीलिया के बारे में पूछ रहा था। तो अब हेक्टर और वो लेडी अमीलिया के फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अंदर उसकी लाश को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही काटी गई होती है जैसे कि अब तक बाकी सारे मर्डर्स हुए थे। यहाँ पर हेक्टर को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर नाम तो एमिलिया का लिखा होता है लेकिन पता कोई दूसरा होता है। वो समझ जाता है कि एमिलिया का कोई और भी घर है। वो इस पोस्ट कार्ड को रख लेता है और अब यहाँ पर सारी बातें मरीना को कॉल पर भी बता देता है। मरीना ये सारी बातें पैब्लो को बता देती है और पैब्लो को इन सभी चीजों का क्रेडिट दे देती है ये दूसरी डेड बॉडी ढूंढने का। अब यहाँ से पैब्लो मरीना की हेल्प करना शुरू कर देता है और अब पैब्लो, हेक्टर और मरीना ये तीनों जाते हैं एमिलिया के पुराने एड्रेस पे। एमिलिया के हस्बैंड एक पुराने आर्मी ऑफिसर थे जिनकी बाद में डेथ हो गई थी, पर इसके बाद भी एमिलिया का जो घर होता है वो घर नहीं होता, महल होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है और एक आर्मी ऑफिसर के पास में इतने सारे पैसे होने की संभावना नहीं होती है। अब वो लोग जब यहाँ पर अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें एक लॉकर जैसा डोर मिलता है। एमिलिया यहाँ पर जल्दी उस डोर को खोल लेती है और अब इसके बाद वो लोग अंदर ये देखते हैं कि अंदर एक ब्रोथल जैसी जगह बनी होती है। मतलब कि असल में ये पूरा महल कभी एक ब्रोथल हुआ करता था जिसे कि एमिलिया चलाती होगी पैसों के लिए, और इसी की वजह से उसके पास इतने सारे पैसे थे। और यहाँ पर उन्हें एक पेंटिंग भी मिलती है जहाँ पर ब्रोथल में काम करने वाली काफी सारी प्रोस्टिट्यूट की फोटोज होती हैं और ये सारी फोटो उन्हीं लोग की होती है जो कि अभी तक मर चुके हैं, और इसमें 2 लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। और एमिलिया यहाँ पर इतने बड़े महल को छोड़ करके छोटे से फ्लैट में इसलिए रह रही होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कोई तो है जो कि सभी प्रोस्टिट्यूट को मार रहा है। अब यहाँ पर पेंटिंग में पैब्लो एक प्रोस्टिट्यूट को पहचान लेता है क्योंकि वो काफी सारे दूसरे गलत काम भी करती है, तो पैब्लो उसे कई बार अरेस्ट कर चुका होता है। उसका नाम होता है एंजेला, जो कि काफी अच्छी डांसर होती है, लेकिन एंजेला जिस इलाके में रहती है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो वहाँ पर हेक्टर और मरीना जाते हैं। वो दोनों जा करके एंजेला से बात करते हैं। पहले तो एंजेला को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होने लगता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर एंजेला को बचाने आए होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई और आता है और एंजेला के ऊपर दूर से फायरिंग करता है। ये किलर होता है। एंजेला यहाँ पर बच करके भाग रही होती है और मरीना किलर के पीछे भागती है, लेकिन आज किलर के साथ में एक और आदमी होता है। दूसरा आदमी मरीना को पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है और अपनी कार से लेकर के कहीं तो चला जाता है। और जो किलर होता है वो यहाँ पर मरीना का ध्यान भटकाता है, लेकिन आज किलर की किस्मत अच्छी नहीं होती है और वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। मरीना काफी देर तक उससे फाइट करती है। वहां पर पैब्लो भी आ जाता है और हेक्टर भी आ जाता है और यही सब लोग मिलकर के उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंजेला तो जा चुकी होती है और बाद में समुद्र के किनारे पर एंजेला की लाश भी मिल जाती है। अब यहाँ पर आर्टुरो को ऐसा लगता है कि केस सॉल्व हो गया है। वो यहाँ पर हेक्टर को काफी अच्छा सा मेडल भी दे देता है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है मरीना की तो वह ऐसा नहीं करता। उसका दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसकी छोटी बहन ने इतना बड़ा केस सॉल्व कर लिया जिसे वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर अभी भी टिपिकल मेल ईगो का शिकार होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्टुरो को ये पता चलता है कि किसी ने किलर को मार दिया है। मतलब कि कोई तो है जिसने उस किलर को हायर किया होगा और इस सारे कांड के पीछे जो मेन आदमी है वो अभी भी आजाद है। जैसे मरीना को ऐसा लगता है कि उसका भाई उससे कुछ छिपा रहा है और कुछ नई न्यूज पता चली है, वो तुरंत ही जाती है कैस्टानो के पास में। कैस्टानो उसे सारी बातें बता देता है और ये बोलता है कि उसके पास में कोई प्लान है, लेकिन वो प्लान जानने के लिए उसे रात में उसके घर पे आना पड़ेगा। वो यहाँ पर रात में 10 बजे उसे अपने घर पे बुलाता है, तो मरीना इसके लिए मान जाती है, पर इससे पहले वो लाश घर में जाती है और कैंडिडो की लाश को देख लेती है। वो देखती है कि वही सेम लिली वाला निशान बना है और वो समझ जाती है कि इस सब का मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। इसके बाद वो पैब्लो से ये बोलती है कि वो पता करे कि कैस्टानो के पीछे कभी भी कोई ऐसा सस्पिशियस रिकॉर्ड तो नहीं था, क्योंकि उसे कैस्टानो के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं होता है।
और अब वो जाती है रात के 10 बजे कैस्टानो से मिलने के लिए। कैस्टानो का घर घर नहीं होता, बहुत बड़ा सा महल होता है। असल में उसकी वाइफ काफी ज्यादा अमीर थी, लेकिन बाद में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब कैस्टानो यहाँ पर उसे ये बताता है कि पहले वो भी कभी एमिलिया के ब्रोथल में जाता था। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, जहां पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट आती थी और बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग आते थे। लेकिन एमिलिया ने बाद में सब बंद कर दिया। लेकिन अब वो दोबारा से एक ऐसी ही बहुत बड़ी पार्टी अपने महल में देगा और किलर वहां पर जरूर रहेगा, क्योंकि अभी तक एक लड़की और बची है। बाकी सभी प्रोस्टिट्यूट तो मर गए हैं, लेकिन मार्गो नाम की प्रोस्टिट्यूट अभी भी जिंदा है। वो एक मास पार्टी होगी तो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि मास्क के पीछे मार्गो है कि कोई और है। और यहाँ पर कैस्टानो का प्लान ये होता है कि मरीना मार्गो बन के पूरी पार्टी में घूमेगी और किलर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा और तभी वो उसे पकड़ लेंगे। मरीना इसके लिए पहले तो तैयार नहीं होती है, पर बाद में मान जाती है, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसे कैसे भी करके बस किलर को पकड़ना था। तब तक यहाँ पर पैब्लो को ये पता चलता है कि पहले कैस्टानो को उसकी वाइफ के मर्डर के लिए सस्पेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। अब प्लान के मुताबिक यहाँ पर कैस्टानो बहुत बड़ी पार्टी देता है, जिसमें काफी सारी प्रोस्टिट्यूट और हाई प्रोफाइल लोग आए होते हैं, और यहीं पर मरीना मार्गो बन के टहल रही होती है। यहाँ पर वो ये देखती है कि एक आदमी ने डेविल का मास्क लगा के रखा है। फिर वो देखती है कि कई सारे लोगों ने डेविल के मास्क लगा करके रखे हुए हैं, और उसने ऐसा सुना था कि जिस वक्त कैंडिडो की डेथ हुई थी, उस वक्त जो उसकी बगल वाली सेल में आदमी था, उसने ये कहा था कि उसे मारने वाला आदमी खुद शैतान था। वो समझ जाती है कि जो भी आदमी कैंडिडो को मारने के लिए गया होगा, उसने ऐसा ही डेविल वाला मास्क लगा करके रखा होगा। अब मरीना यहाँ पर घबरा जाती है और वो सभी डेविल मास्क वाले लोगों से दूर भाग रही होती है। ऐसा करते करते वो अपने रूम में आ जाती है कि तभी वहां पर उसके ऊपर एक आदमी अटैक करता है, जिसने डेविल वाला मास्क लगा करके रखा होता है। वो यहाँ पर उसे किडनैप करके अपनी कार में बंद करके लेकर के जाता है और एक जगह पे जा करके अपनी कार की डिग्गी ओपन करता है। मरीना होश में थी तो वो यहाँ पर उससे फाइट करती है, पर वो आदमी जल्दी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे मारने वाला होता है कि तभी वो उसका मास्क हटाता है और वो देख लेता है कि ये लड़की मार्गो नहीं है। वो 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है। मरीना को मौका मिलता है और वो भागने लगती है। किलर उसका पीछा करता है, लेकिन मरीना यहाँ पर एक क्लिफ से गिर जाती है, पर नीचे वो पत्थरों पे नहीं गिरती, वो मिट्टी पे गिरती है और उसे थोड़ी बहुत चोट तो लगती है, लेकिन वो जिंदा बच जाती है। पर इस पूरे हादसे से वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ पैब्लो और हेक्टर पुलिस को लेकर के आ चुके होते हैं और किलर वहां से भाग चुका होता है। वो लोग उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और अब यहाँ पर मरीना काफी ज्यादा शांत रहने लगती है। हेक्टर समझ जाता है कि इस पूरे वाक्य से वो काफी ज्यादा डर गई है, तो अब वो जाता है यहाँ पर पैब्लो के साथ में दोबारा से उसी ब्रोथल में और उसी पेंटिंग को चेक करने लगता है। यहाँ पर पेंटिंग पे उसे आर्टिस्ट का नाम मिलता है, तो वो आर्टिस्ट के घर का पता लगाता है और अब वो ये सारी बातें मरीना को बता देता है। मरीना एक बार फिर से पहले की तरह ओवर एक्साइटेड हो जाती है और वह हेक्टर के साथ में उसी आर्टिस्ट के घर में जाती है। आर्टिस्ट के घर में उसे काफी सारी पेंटिंग मिलती हैं, बिल्ली के बाल मिलते हैं और एक जगह पे ट्रेन के टिकट का शेड्यूल मिलता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो ट्रेन से भाग रहा है। वो लोग तुरंत ही ट्रेन में जाते हैं और उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने उसके रूम में देखा होता है। आगे वो लोग ट्रेन में उसी आर्टिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें पैब्लो दिखता है। असल में यहाँ पर आर्टुरो ने पैब्लो को बोला होता है कि वो कस्टानो के ऊपर नजर रखे, क्योंकि उसे कस्टानो के ऊपर शक होता है और कस्टानो भी इसी ट्रेन में आ चुका होता है। मरीना को एक बार फिर से कस्टानो के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग आर्टिस्ट को ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ पर एक फॉर्च्यून टेलर को फंसा करके उससे हेल्प लेती है, क्योंकि वो फॉर्च्यून टेलर चोरी कर रही होती है। मरीना बोलती है कि वो सबको बता देगी और अगर वो ऐसा नहीं चाहती है तो उसे सबसे बात करते हुए किसी ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसके ऊपर बिल्ली के बाल हो या फिर पेंट वगैरह लगाओ, क्योंकि वो आर्टिस्ट को ढूंढना चाहती है। वो लड़की उसकी हेल्प करती है और उसे आर्टिस्ट के बारे में पता चल जाता है। वो लोग जाते हैं तो हल्की फुल्की चेस की सीन होती है, लेकिन फाइनली वो लोग आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं। पर पकड़े जाने के बाद आर्टिस्ट ये बोलता है कि वो मार्गो का भाई है और वो मार्गो को बचाना चाहता है। वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं, लेकिन इस वक्त पैब्लो कहीं अलग होता है और मरीना के पास में टाइम नहीं होता। तो वो यहाँ पर हेक्टर को ये बोलती है कि पैब्लो को पीछे छोड़ो, हमें आर्टिस्ट के साथ में जाकर के सीधे मार्गो को बचाना चाहिए। वो आर्टिस्ट से बोलते हैं कि हम अलग अलग रास्तों पे जाएंगे कि तभी कहीं पे फायरिंग की आवाज आती है। वो लोग जा करके देखते हैं तो आर्टिस्ट को मार दिया गया होता है और अब वो लोग सीधे मार्गो के घर पे जाते हैं, जिसका एड्रेस पहले ही आर्टिस्ट दे चुका होता है। मार्गो पहले तो उनके ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन बाद में जब मरीना उससे बात करती है तो वो गन नीचे कर देती है। पर तभी वहां पर किलर आ जाता है, जिसने वही डेविल वाला
मास्क लगा करके रखा होता है। वो यहाँ पर काफी देर तक उनसे बचते रहते हैं, पर इसके बाद यहाँ पर गेट पे कस्टानो आता है। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था और वो किलर से बच रहे होते हैं, और अब यहाँ पर किलर अचानक से गायब हो गया और यहाँ पर कस्टानो आ गया। मरीना को एक बार फिर से कस्टानो के ऊपर शक होता है और वो उसके सिर पे जोर से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पैब्लो काफी देर में आता है। मरीना को इस बात पर भी शक होता है कि जब वो ट्रेन में साथ में था तो यहाँ पर क्राइम सीन में इतने लेट कैसे आया। पैब्लो बता देता है कि उसकी कार खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी मरीना को अभी भी उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। अब कस्टानो को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ में मार्गो को सेफ रखने के लिए मरीना उसे अपने घर पे ले आती है। आर्टुरो जाता है, कस्टानो से बात करता है और यहाँ पर उसे कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन कस्टानो उसे कुछ भी नहीं बताता है। और दूसरी तरफ मरीना का ये पॉइंट होता है कि कस्टानो रियल मास्टरमाइंड नहीं है, क्योंकि जिस वक्त वो मास्टरमाइंड मरीना को मार्गो समझ करके मार रहा होता है, तब जब यहाँ पर वो ये देखता है कि मार्गो नहीं मरीना है तो वो शॉक्ड हो जाता है। और अगर वो मास्टरमाइंड कस्टानो होता तो उसे जरा भी झटका नहीं लगता, क्योंकि सारा प्लान तो उसी का बनाया हुआ होता। और इसी पॉइंट के बारे में बात करने के लिए वो जाती है सीधे कस्टानो के पास में, जिसमें पैब्लो उसकी हेल्प करता है। कस्टानो उसे अब यहाँ पर ये बताता है कि वहां पर जितनी भी प्रोस्टिट्यूट रहती थी उनमें से एक की एक बड़ी बहन भी है जो कि अभी भी जिंदा है, और हो सकता है कि वो मरीना को कुछ बता दे। इसके बाद मरीना जाती है मार्गो से बात करने के लिए और मार्गो से वहाँ की स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि एमिलिया पूरे ब्रॉथल को चलाती थी। वहाँ पर 4-5 लड़कियां थी जो कि अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होती हैं, और वहाँ पर जो आने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ने नशे वशे में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि उसे नहीं बोलना हो, और इसी रीजन से वो सारी प्रोस्टिट्यूट को मरवा रहा हो। अब ये सब कुछ पता चलने पर मरीना जाती है हेक्टर के साथ में उसी प्रोस्टिट्यूट की बहन से मिलने के लिए, जिसके घर के बारे में कस्टानो ने उसे बताया होता है। यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो उसे अपनी प्रोस्टिट्यूट बहन का एक लेटर दे देती है, जिस लेटर में उसकी बहन ने ये लिखा था कि जल्दी उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अचानक से उसके पास काफी सारे पैसे आने वाले हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ एकदम सेट चलेगी। लेकिन इसी लेटर को देने के कुछ ही वक्त बाद उसकी बहन की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद मरीना उसी प्रोस्टिट्यूट मनोरी के घर पे जाती है, जिसका एड्रेस उसे उसी लेटर से मिल गया होता है। यहाँ पर उसे चेक करने पर यह पता चलता है कि हर जगह बहुत सारा खून फैला हुआ था और यहीं पर मनोरी को मार दिया गया था। साथ में यहाँ पर एक जूते का निशान भी होता है, और ये जो निशान होता है ये बिल्कुल मैच करता है मार्गो के शूज से। वो समझ जाती है कि मार्गो भी यहाँ पर थी, लेकिन मार्गो ने ये बात बताई नहीं। वो लोग सीधे जाते हैं मार्गो से बात करने के लिए। अब मार्गो उन्हें ये बताती है कि वो और मनोरी रिलेशनशिप में थे। उसे नहीं पता कि मनोरी को क्या पता था, पर कुछ तो ऐसा था कि मनोरी किसी को ब्लैकमेल कर रही थी और उसी आदमी से उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जब तक ये सब हो पाता उससे पहले उसका मर्डर हो गया। मतलब कि मनोरी किसी अमीर आदमी का कोई बहुत बड़ा राज जानती थी। अब इतना पता चलने के बाद वो एक बार फिर से कस्टानो के पास में जाने वाली होती है, तो वो यहाँ पर पैब्लो के साथ में उसकी कार में जा रही होती है। ये कार पुलिस की कार होती है, और इसी कार में वो ये देखती है कि पैब्लो की सीट के नीचे वही डेविल वाला मास्क रखा हुआ है। ये देख करके उसे दोबारा से पैब्लो के ऊपर शक हो जाता है, और वो गुस्से में आके कार का बैलेंस बिगाड़ देती है और कार सीधे जाकर के लड़ जाती है। जब मरीना को होश आता है तो पैब्लो के साथ में होती है। वो यहाँ पर पैब्लो के ऊपर अटैक करती है, और अब यहाँ पर पैब्लो से ये बोलता है कि वो कार पुलिस की है, उसे कोई भी लेकर के जा सकता है। वो लोग जा करके रजिस्टर में चेक कर सकते हैं कि उससे पहले इस कार को कौन लेकर के गया था, और हो सकता है कि वही आदमी मेन मास्टरमाइंड हो। तो अब यहाँ पर पैब्लो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में लेकर के जाता है, जहाँ पर पैब्लो जाता है रजिस्टर में चेक करने के लिए कि उससे पहले कार कौन लेकर के गया होता है, और मरीना जाती है उसी कार में से उस मास्क को निकालने के लिए। वो मास्क को तो लेकर के आ जाती है, लेकिन रमरीज उसे ये सारी चीजें करते हुए देख लेता है। अब वो यहाँ पर रमरीज को सारी बातें बता देती है, और वो लोग जाते हैं उसके ऑफिस में, मतलब कि उसके घर पे जो उसने ऑफिस बना करके रखा होता है वहां पर वो जब मास्क के ऊपर चेक करती है तो उसे ये पता चलता है कि मास्क में जो कलर यूज किया गया उसमें ब्लड भी मिला हुआ है, और ये मास्क भी काफी ज्यादा सुंदर होता है। नॉर्मली कोई भी इसे बना नहीं सकता, और इसे बनाने वाला कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा। रेमरीज उसे ये बोलता है कि उसके दादाजी के टाइम पर एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि इस टाइप के मास्क को बनाता था। अब उसके दादाजी के टाइम की जो फाइल्स होती है वो काफी ज्यादा पुरानी है, और उन्हें ढूंढने में काफी ज्यादा वक्त जाता। लेकिन कैस्टानो यहाँ पर मरीना के दादाजी का स्टूडेंट था, तो कैस्टानो को ये सारी बातें पता हो सकती है। तो एक बार फिर से वो जाती है और कैस्टानो से बात करती है। कैस्टानो से बता देता है कि ऐसा एक ही आर्टिस्ट है जो मास्क को बनाता है और उसको पेंट करने के लिए ब्लड का भी यूज करता है। इस वक्त वो एक सिक्योरिटी में है, क्योंकि वो किसी केस में इन्वॉल्व होता है, और वो जिस जगह पे है वो काफी ज्यादा दूर है। वो हर किसी से बात नहीं करता,
और अगर वो कैस्टानो को साथ में लेकर के नहीं गई तब तो वो सिर्फ मरीना से बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। अब कैस्टानो तो जेल में है, उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो वो लोग यहाँ पर जाते हैं पैब्लो से बात करने के लिए। वो पैब्लो को मना लेते हैं कि कुछ देर के लिए वो कैस्टानो की जगह पे जेल के अंदर बंद रहे ताकि और किसी को शक ना हो, और वो कैस्टानो को लेकर के जाएंगे, उस आदमी से प्रूफ लेंगे और वापस आ जाएंगे। पैब्लो पहले तो ऐसा करने के लिए नहीं मान रहा होता है, लेकिन बाद में वो ये बोलता है कि कैस्टानो को एक पेपर के ऊपर साइन करना पड़ेगा। इस पेपर में ऐसा लिखा होगा कि सारे क्राइम कैस्टानो ने ही किए हैं, ताकि पैब्लो के पास में सिक्योरिटी रहे कि कैस्टानो को वापस आना पड़ेगा, और जब कैस्टानो वापस आएगा वो लोग पेपर को जला देंगे। कैस्टानो के पास अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का एक ही मौका होता है, क्योंकि पैब्लो ने ऐसा देख लिया था कि पैब्लो से पहले वो कार कैस्टानो लेकर के गया होता है, और इस वक्त जो सारे सबूत होते हैं हर चीज कैस्टानो के अगेंस्ट में होती है। तो वो यहाँ पर पेपर पे साइन कर देता है, और अब वो लेकर के जाता है मरीना को एक आइलैंड पे। आइलैंड में एक घर होता है, और उसी घर में अब्दुल नाम का आदमी रहता है। ये वही आर्टिस्ट होता है जो कि इस टाइप के मास्क बनाता है। अब्दुल पहले तो कुछ भी नहीं बता रहा होता है, लेकिन कैस्टानो के पूछने पर वो उसे ये बोलता है कि उसके पास में एक चीज रखी हुई है। वो यहाँ पर एक पेपर दिखाता है जो कि किसी बुक से फाड़ा गया होता है। इस पेपर पे वही डिजाइन बना होता है जिस डिजाइन का मास्क किसी ने उससे बनवाया था। इससे ज्यादा वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती है और वो अपने किसी भी कस्टमर के साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर मरीना को पेपर का टुकड़ा मिलता है और वो इसे ले जा करके सीधे दिखाती है हेक्टर को। हेक्टर ये बताता है कि इस टाइप की किताबें मरीना के पिता के पास बहुत सारी थी जिसमें इसी टाइप के पेपर होते हैं। वो यहाँ पर एक किताब को निकालता है और उसमें से चेक करता है, तो उसमें वो पेपर मैच हो जाता है। मतलब कि किसी ने उसी के घर में आकर के उसी की बुक से वो पेपर फाड़ा होता है और उसी पेपर को ले जाकर के अब्दुल को दिखाया होता है और वैसा मास्क बनवाया होता है। तो मतलब कि जो भी आदमी है, जो भी मास्टरमाइंड है, ये कोई ना कोई पुलिस स्टेशन से है। अब यहाँ पर उन्हें उसी बुक में एक दूसरी फोटो भी मिलती है जो कि 30 साल पुराने किसी मर्डर केस की होती है, और इस मर्डर में जो बॉडी होती है उसके ऊपर सेम वैसे लिली बना होता है जो कि अभी के टाइम पे हर लड़की की बॉडी पर बना होता है। मरीना समझ जाती है कि दोनों केस कनेक्टेड है। वो यहाँ पर रेमरीज की हेल्प मांगती है और रेमरीज उसे ये बताता है कि ये केस 30 साल पुराना है। 30 साल पहले उसके पिता एक दूसरे शहर में काम करते थे, यही पुलिस वाला, और वहीं पर एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हुआ था। मार्गो भी उस प्रोस्टिट्यूट को पहचान जाती है और ये बताती है कि ये प्रोस्टिट्यूट पहले एमिलिया के साथ में काम करती थी और उस वक्त मार्गो सिर्फ 6 साल की थी। रेमरीज यहाँ पर यह भी बताता है कि इस औरत का जो किलर होता है उसने सामने से आकर के सरेंडर कर दिया होता है और इस वक्त वो एक पागल खाने में है। तो यहाँ से पैब्लो, रेमरीज और मरीना ये तीनों जाते हैं उसी पागल खाने में उस किलर से मिलने के लिए। यहाँ पर वो जो किलर होता है उसकी 1 साल पहले डेथ हो गई थी। अब ये पता चलने के बाद वो लोग जाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर पहले मरीना के पिता काम करते थे। यहाँ पर जो मरीना के पिता का ऑफिस था, मरीना को पता था कि उस ऑफिस में कबर्ड के पीछे एक दूसरी कबर्ड बनी हुई है जहाँ पर कुछ स्पेशल फाइल रखी हुई है। ये फाइलें उसने बहुत पहले अपने बचपन में देखी होती है, जहाँ पर उसने सोनिया नाम को देखा होता है। सोनिया उसी प्रोस्टिट्यूट का नाम है जिसका 30 साल पहले मर्डर हुआ था। वो समझ जाती है कि अंदर रखी फाइलें सोनिया से रिलेटेड है। वो जाती है और चुपके से उन फाइलों को निकाल लेती है। उन फाइलों के अंदर उसे एक और नाम मिलता है। ये नाम होता है सोनिया के बेटे का, जो कि 3 साल का होता है। यहाँ पर उसकी 3 साल की फोटो भी होती है जो कि काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मतलब कि जिस टाइम पर सोनिया मरी उस वक्त उसका एक बेटा भी था। अब 30 साल बाद उसका बेटा जरूर बड़ा हो गया होगा और वो यहाँ पर सभी प्रोस्टिट्यूट को मार रहा है। अब यहाँ पर इन सारी बातों को कंफर्म करने के लिए वो लोग जाते हैं और सोनिया का जो किलर होता है, जिसकी 1 साल पहले डेथ हो गई है, वो सीधे उसकी कब्र के पास में जाते हैं और खोद करके उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर भी वैसा ही लिली का निशान बना होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारे मर्डर सोनिया का बेटा कर रहा है, जो कि 30 साल बाद अपना बदला ले रहा है। सबसे पहले उसने मारा अपनी माँ को मारने वाले कातिल को, और बाद में ये बात उन्हीं ब्रॉथल में काम करने वाली 4-5 प्रोस्टिट्यूट में से किसी एक को पता चल गई और वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करने लगी। और इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से सोनिया के बेटे ने वहां पर काम करने वाली सारी प्रोस्टिट्यूट को मार दिया और साथ में एमिलिया को भी, ताकि उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत ना छूटे, क्योंकि जब तक वो 3 साल का होगा तब तक वो भी उसी ब्रोथल में सोनिया के साथ में रहता होगा। और अब मार्गो ही है जो जिंदा बची है। उनके पास में यहाँ पर उसके बेटे की एक छोटी बचपन की तस्वीर भी होती है। और अब यहाँ पर रेमरीज ये बोलता है कि तुम्हें अब तक तो इस बच्चे को पहचान जाना चाहिए था। मरीना एक बार फिर से उस फोटो को ध्यान से देखती है और अब उसे रियलाइज होता है कि ये फोटो आर्टुरो की है। आर्टुरो को उसकी माता और पिता ने गोद लिया होता है
और क्योंकि उस वक्त आर्टुरो 3 साल का होता है और मरीना तो उससे भी काफी छोटी रही होगी, तो उसे ये बात कभी पता ही नहीं होती। अब वो यहाँ पर सीधे अपने घर वापस जाता है और दूसरी तरफ आर्टुरो को पता चल जाता है कि मरीना उस पागल खाने में पहुंच चुकी है और अब तक उसे काफी सारी बातें पता चल गई हैं। असल में जो हेक्टर होता है वो घर पे रुक गया होता है और हेक्टर को तो पता नहीं है कि आर्टुरो यहाँ पर सारी किलिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अब जब यहाँ पर आर्टुरो हेक्टर से ये पूछता है कि मरीना कहाँ है, तो वो यहाँ पर बता देता है कि वो अभी भी केस पे काम कर रही है और वो दूसरे शहर में गई है। उसे पता चल गया कि किसी 30 साल पुराने केस से इस टाइम का केस लिंक्ड है और यही सारी बातों को पता करने के लिए गई हुई है। आर्टुरो समझ जाता है कि मरीना ने अब तक सारा केस सॉल्व कर लिया होगा। वो यहाँ पर मार्गो को ये बोलता है कि उसने नया ठिकाना ढूंढ लिया है। वो मार्गो को देश के बाहर भेज रहा है ताकि वहां पर किलर उसके पास में पहुंच ना पाए। मार्गो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो आर्टुरो के साथ में निकल जाती है। अब यहाँ पर आर्टुरो का प्लान होता है कि वो मार्गो को मार देगा। मरीना यहाँ पर जल्दी से अपने घर वापस आती है और अपनी माँ से ये पूछती है कि आर्टुरो कहाँ गया है। आज आर्टुरो का बर्थडे होता है। मरीना की माँ को पता होता है कि आर्टुरो अपने हर बर्थडे पर अपनी रियल माँ की ग्रेव पर जाता है और अब यहाँ पर मरीना, पैब्लो, रेमडीज, हेक्टर सोनिया की ग्रेव के पास में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि आर्टुरो यहाँ पर मार्गो को लेकर के आ चुका होता है और अब हमें ये पता चलता है कि आर्टुरो के अंदर काफी वक्त से बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। हम फ्लैशबैक के वो सीन्स देखते हैं जहाँ पर एक दिन जब वो 3 साल का होता है तब उसकी माँ सोनिया के पास में एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड होता है और वही यहाँ पर गुस्से में चाकू से उसकी माँ का गला काट देता है और उसकी माँ की बॉडी के ऊपर लिली का निशान बना देता है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट को सारी बातें पता होती है, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है। और इस तरह से कबर्ड में बैठे बैठे आर्टुरो ऐसा देख लेता है कि उसकी माँ को मार दिया गया और कोई बचाने भी नहीं आया और इसी वजह से वो सारी प्रोस्टिट्यूट से और इस किलर से काफी ज्यादा नाराज होता है। और जब यहाँ पर वो कमिश्नर बनने वाला होता है तो वो उससे पहले ही एक किलर को हायर कर देता है जो कि सेम उसी तरह से सभी लोग को मारने लगता है जिस तरह से उसकी माँ को मारा गया होता है। और आज वो यहाँ पर मार्गो को भी मारने वाला होता है। अब तक यहाँ पर मरीना भी आ चुकी होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है। वो उसे ये बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जल्दी उसका एक बेबी होने वाला है। पर आर्टुरो उसे ये बोलता है कि वो जिन चीजों को शुरू कर चुका है उसे एंड में आकर के सारी चीजें खत्म तो करनी पड़ेंगी। और ऐसा बोलते बोलते वो मार्गो को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पीछे से रेमडीज और हेक्टर उसे शूट कर देते हैं और आर्टुरो वहीं पर गिर जाती है। मरीना उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और थोड़ी देर बाद उसी की गोद में आर्टुरो की वैसे ही मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम पूरे क्राइम सीन पे कस्टानो को देखते हैं जैसे कि अब तक छोड़ दिया गया होता है और वो यहाँ पर आकर के मरीना को ये बोलता है कि भले ही यहाँ पर कुछ भी हुआ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने डिटेक्टिव वाले काम को छोड़ देगी। और मरीना भी ऐसी बोलती है कि चीजें रुकती नहीं है और वो आगे भी अपने डिटेक्टिव के काम को कंटिन्यू करेगी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज का नाम था अ प्राइवेट अफेयर जो कि 2022 में रिलीज हुई है। इसमें टोटल 8 एपिसोड थे लेकिन सारे एपिसोड में सेम स्टोरी कंटिन्यू हो रही थी, तो मैंने सभी को एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।